देखो बेटा, इधर सुनिएगा। आज इसको हम पढ़ेंगे बेटा, कल डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करी थी, आज हम लोग चर्चा करेंगे एरिथ्रोसाइट के बारे में। एरिथ्रोसाइट को बेटा आप लोग क्या नाम देते हो? आरबीसी। पता है ना सबको? चलो एक बात बता दो मुझे कि आरबीसी जो होती है ना बेटा, इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें पता है। आरबीसी के बारे में आपको एक बात तो यह पता है कि आरबीसी के अंदर बेटा न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट। पता है ना सबको? आपको यह भी पता है कि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं, यह भी क्या होती है? एब्सेंट। आपको यह बात भी पता है आरबीसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होती है? एब्सेंट। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बेटा, इसके साथ साथ जो गोल्जी बॉडी होती है, यह भी क्या होती है? एब्सेंट। अब सुनो बेटा जी, आप थोड़ा सेल को याद करो, और सेल को आप याद करेंगे तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। जब आपने वहां पर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को पढ़ा होगा तो सर ने बोला होगा कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में होता है, और बेटा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, बोलो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, वो किस में होता है? प्रोकैरियोटिक में। आरबीसी के पास तो बेटा न्यूक्लियस ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि बेटा बिना न्यूक्लियस के भी ये कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक। एक तो ये बेटा, और दूसरी बात ये आप जानो कि न्यूक्लियस कहां गया, इसका क्यों गया ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। बेटा ऐसा क्या हुआ कि आरबीसी में से किसको भगाना पड़ गया? न्यूक्लियस को। सुनो बेटा, मैं एक बात बोलूं आपको, आप सब लोगों को एक बात तो पता है कि कोई भी सेल हो उसका 60% पार्ट कौन कवर्ड करता है? न्यूक्लियस। और ड्यूरिंग द बेटा एवोल्यूशन, जब इस अर्थ पर बेटा एवोल्यूशन चल रहा था, तो हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड पड़ी, और एनर्जी के लिए बेटा क्या करना पड़ा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। क्योंकि जब तक O2 सेल तक नहीं पहुंचेगी, रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, एनर्जी बेटा परफॉर्म नहीं होगी। तो क्या किया बेटा? सुनना जरा, सेल का 60% पार्ट कवर किए हुए है कौन? बोलो बेटा, न्यूक्लियस। तो बेटा क्या ऐसी सेल के अंदर इतना इजीली, आप सोचो जरा, जब 60% पार्ट बेटा न्यूक्लियस ही कवर करके रख लेता, तो क्या ऐसी बेटा जो सेल है वो इजीली गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर पाती? नहीं कर पाती। तो फॉर द बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, उसके लिए बेटा एक तो किसको भगाया यहां से? न्यूक्लियस को। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, इसके अंदर एक प्रोटीन भी परफॉर्म हो गई जिसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। समझ में आया? तो बेटा आरबीसी में से न्यूक्लियस डिसअपियर हुआ, क्यों? आप लोग बोलोगे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। क्योंकि इसके रहते रहते बेटा आरबीसी क्या नहीं कर पा रही थी? ट्रांसपोर्टेशन। अब मन में एक सवाल यह आता है, सर एक बात बताओ, यह बात तो हमने आपकी मान ली कि न्यूक्लियस को आरबीसी ने भगा के बड़ा इजीली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का फंक्शन कर लिया, लेकिन सर एक बात बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया से कौन सी दुश्मनी थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये क्यों डिसअपियर हुए? सर बेटा सुनिए जरा, इतनी इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ज्यादा। एक बात तो ये सोचो कि आरबीसी बेटा वो सेल है जो आपकी पूरी बॉडी को O2 का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, पता है ना? और O2 का ट्रांसपोर्टेशन बेटा वो सोर्स है जो क्या दे रहा है? एनर्जी। और आप सब लोगों को पता है कि बेटा मान लो ये कोई सेल, इसके अंदर O2 पहुंची, तो इस O2 को बेटा
मेनली यूटिलाइज कौन करता है उस सेल की? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में आपने पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल, ईटीएस। अरे होता है कि नहीं होता? अरे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, नाम सुना है ना? इन तीनों चीजों से जब बेटा फूड मटेरियल गुजर जाता है तब क्या बनती है? एनर्जी। मन में एक सवाल यह आता है, सर आरबीसी के पास यदि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसका मतलब पावर हाउस ऑफ सेल नहीं है, तो फिर सर आरबीसी के लिए न्यूट्रिशन कौन देता है? आरबीसी अपना फंक्शन करे, इसके लिए आरबीसी के पास एनर्जी फिर कहां से आती है? अरे सबको एनर्जी तो दे रही है, पर खुद के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है ना बेटा। ये सेल का टॉपिक है। मुझे कोई बच्चा बताएगा कि आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, फिर ये एनर्जी बेटा अपने लिए किससे प्रोड्यूस करती है? बताएगा कोई? नहीं। सुनो बेटा, मैं बताता हूं आपको। आप याद करिए रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के बेटा 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है बेटा आपका कौन? ग्लाइकोलाइसिस। एक होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी क्रेब्स साइकिल, और एक होता है ईटीएस। ग्लाइकोलाइसिस आप याद करोगे तो आपको याद आएगा कि रेस्पिरेशन का बेटा ग्लाइकोलाइसिस ऐसा पार्ट है जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, साइटोप्लाज्म में होता है। यस और नो? और आप एक चीज और याद करिए कि बेटा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और डायरेक्ट बेटा आपको 2 एटीपी मिलती है। पता है ना आपको? पता है कि नहीं पता ग्लाइकोलाइसिस का? NADH2 बनता है, वो तो ईटीएस में बना था, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के अंदर नेट डायरेक्ट गेन जो होता है वो 2 एटीपी का होता है। और बेटा वो जो 2 एटीपी है ना, उन्हीं से जो आरबीसी है ये बेटा क्या गेन करती है? एनर्जी। समझ में आ गया? अरे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, साइटोप्लाज्म तो है, और इसके साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम होते हैं, और ग्लाइकोलाइटिक जो रिएक्शन होती है उसी से बेटा ये क्या प्रोड्यूस करती है? एनर्जी। समझ में आया? तो बेटा इस पॉइंट को याद रखना, एक एक पॉइंट को बेटा रिलेट करके पढ़ना, बिकॉज असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं लिंकों के चैप्टरों में। एक कॉन्सेप्ट रखेगा किसका? फ्लूइड का, सर्कुलेशन का, और कनेक्ट कर देगा रेस्पिरेशन प्लांट से, और असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो सुनिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो बेटा यहां पर जो एनर्जी है, बताओ ना जरा, एनर्जी कहां से आती है? ग्लाइकोलाइटिक रिएक्शन से। समझ में आ गया बेटा? और आपको एक बात पता है ना कि ग्लाइकोलाइटिक रिएक्शन, इसके लिए O2 की भी नीड नहीं होती। पता है ना आपको? अरे आपने सुना होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में ही होता है। पता है ना सबको? डिफरेंस किस में आता है? क्रेब्स साइकिल में और ईटीएस में। अरे मैंने बोला था ना आपको फर्मेंटेशन, नहीं बोला? मैंने बोला ना फर्मेंटेशन में ऑक्सीडेशन होता है, बट बेटा वो कंप्लीट नहीं होता, पार्शियल होता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन का बेटा वो स्टेप है, इसके लिए O2 की कोई नीड नहीं होती। चाहे एरोबिक हो रेस्पिरेशन, चाहे एनारोबिक हो, हर जगह होगा ये ग्लाइकोलाइसिस। तो ये बेटा थोड़ा सा सेल का टॉपिक था, वो मैंने आपको बता दिया। सुनिए बेटा, न्यूक्लियस को यहां से भगा के ट्रांसपोर्टेशन करने लग गई, समझ में आया। माइटोकॉन्ड्रिया चली गई, थोड़ा स्पेस भी वैकेंट हुआ, ग्लाइकोलाइटिक रिएक्शन से एनर्जी बना ली, अपना काम भी चला लिया, माइटोकॉन्ड्रिया को भी भगा दिया। लेकिन बेटा यह चीज मेरे को बार बार परेशान करती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी ये कहां चली गई बेटा? कोई बताएगा मुझे? अरे यार सेल के पार्ट है सब, कहां गई? कोई बताएगा? नहीं। सुनो मैं बताता हूं बेटा, मुझे एक बात बताइए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, पता है ना आपको? गोल्जी बॉडी का फंक्शन ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड।
यस और नो? बेटा सुनो जरा, ये गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनसे बेटा हमारे जीनों ने, जीन का रेगुलेशन होता है ना, जीन कहां होते हैं? क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम पर होते हैं जीन, जीन के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होती है बेटा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आपको पता होगा। अब मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा आपकी जेनेटिक्स के साथ। और जेनेटिक्स में आपने पढ़ा है इनकंप्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, और कोडोमिनेंस में आपने ब्लड ग्रुप का एग्जांपल पढ़ा होगा, एबीओ ब्लड ग्रुप। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सुनो बेटा, क्रोमोसोम पे जीन, जीन डीएनए, डीएनए से बेटा इंफॉर्मेशन आती है आरबीसी के पास, और ये जो आरबीसी की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो गोल्जी बॉडी है, ये डीजेनरेट होती है। और जब बेटा ये डीजेनरेट होती है तो इनसे बेटा जो प्रोटीन, जो ग्लाइकोप्रोटीन बनी है, वो ही जाके बेटा एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज हो जाती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। जानते हो एंटीजन? अब सुनो बेटा, रेगुलेशन किससे हो रहा है? जीन से, लेकिन हो कहां रहा है? आरबीसी की सरफेस पर। ये गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी बेटा एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होती है जो आरबीसी की सरफेस पर किसका फॉर्मेशन करेगी? एंटीजन का। कैसे करेगी? सुनना बेटा, मान लीजिए रिग्रेस हो जाती है, कंप्लीटली रिग्रेस हो जाती है एंटीजन के फॉर्मेशन में। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी पूरी तरीके से रिग्रेस हो जाती हैं बेटा, और जब ये खुद को खत्म कर लेती हैं तो फिर किसका फॉर्मेशन होता है? एंटीजन का। लेकिन ये सब कुछ डिसाइड कौन करेगा? जीन। समझ लो बेटा क्या कुछ होता है, देखना जरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि बेटा सम टाइम क्या हुआ, ये बेटा आपकी आरबीसी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने और गोल्जी बॉडी ने रिग्रेस होकर सम टाइम बेटा इसके ऊपर बना दिया ए एंटीजन। कौन सा एंटीजन है ये? अरे बोलो ना, ए एंटीजन। और बेटा यदि आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन बन गया तो बेटा इससे जो ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा, अरे कौन डिसाइड होगा? ब्लड ग्रुप। उसका नाम क्या होगा? ए। यदि बेटा आरबीसी की सरफेस इस पर बेटा एंटीजन डेवलप हो गया बी, तो बेटा जी ये कौन सा एंटीजन है बोलो? बी एंटीजन। और बी एंटीजन यदि मिला बेटा तो इसी का नाम क्या होगा बोलो बेटा? बी ब्लड ग्रुप। और बेटा सुनो, यदि आरबीसी की सरफेस पर यह बेटा आपकी आरबीसी और इसकी बेटा सरफेस पर दोनों एंटीजन मिल गए, ए एंटीजन भी मिल गया और बी एंटीजन भी मिल गया, तो बेटा ऐसा जो ब्लड ग्रुप होगा उसका नाम होगा कौन? ए बी। समझ में आ गया? समझ रहे हो ना बेटा? और मान लो ये बेटा आरबीसी की सरफेस, और इस आरबीसी की सरफेस पर ना तो बेटा ए एंटीजन और ना बी एंटीजन, ऐसे ब्लड ग्रुप को आप लोग क्या नाम दिए बोलो बेटा? ओ। 4 टाइप का ब्लड ग्रुप, ए बी, ए बी और ओ। कौन डिसाइड कर रहा है? आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन कौन है? आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन तो बी, ए बी एंटीजन दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ। अब बेटा मुझे आप एक बात बताओ सोच के,
थोड़ा ध्यान लगाना या दिमाग लगाना कि बेटा क्या आरबीसी आपकी मैंने जिस तरीके से बनाई है फ्री, ऐसी फ्री होती है? नहीं। इसको बेटा कौन भी सराउंड करता होगा? प्लाज्मा। हां कि ना? इस आरबीसी को कौन भी सराउंड करता होगा? बोलो बेटा, प्लाज्मा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और बेटा जी आप एक बात मत भूलिएगा जरा कि जब एंटीजन आता है या एंटीजन बेटा हमारी बॉडी में इंटरनली परफॉर्म हो चाहे बाहर से आए, उसके लिए हमारी बॉडी में कौन बनती है? एंटीबॉडीज बनती है कि नहीं बनती? लेकिन बेटा एक बात याद रखना, एंटीजन होगा आरबीसी की सरफेस पर और इसके लिए जो एंटीबॉडी बनेंगी वो कहां बनेंगी? प्लाज्मा में। समझ रहे हो आप बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब सुनो, एंटीबॉडी बेटा जस्ट अपोजिट होती हैं। कैसे? यदि बेटा ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए का मतलब यह है कि आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन कौन सा है? ए। बट बेटा इसका जो प्लाज्मा है कौन है? बोलो बेटा, प्लाज्मा। इसके अंदर जो एंटीबॉडी मिलेगी कौन सी क्या मिलेगी? बोलो बेटा, एंटीबॉडी। इसका नाम होगा एंटीबॉडी बी। समझ गए बेटा? ये आरबीसी की सरफेस पर आया बी एंटीजन, तो बेटा यहां पर जो प्लाज्मा होगा या इस इंसान का जो प्लाज्मा होगा यहां पर बेटा ये जो एंटीबॉडी बनी होगी इसका नाम होगा एंटीबॉडी ए। समझ रहे हो बेटा? हां कि ना? अब सुनिएगा जरा अगेन बेटा, इनकी कहानी थोड़ी सी अलग है दोनों की। ये बेटा ए बी, इसके अंदर एंटीजन तो दोनों हैं, लेकिन बेटा इसके अंदर मैं बात करूं तो बेटा एक बात याद रखना, ना तो इसके अंदर एंटीबॉडी ए होगी और ना इसके अंदर एंटीबॉडी बी होगी। पता है क्या सोच रहे होंगे आप? सर जब यहां दोनों एंटीजन थे तो दोनों एंटीबॉडी होनी चाहिए थी ना? हां कि ना? बोलो ना, होने चाहिए थे ना? पर एंटीबॉडी क्यों नहीं है मैं बताऊंगा बेटा। सुनो कि यहां पर एक तरीके से मैं बोलूं कि एंटीजन ए ने एंटीबॉडी बी, बी ने एंटीबॉडी ए, ऐसा फॉर्मेशन करने का तो बेटा सोचा, लेकिन मैं आपको क्या बोला, ये जितनी भी मैकेनिज्म है ये बेटा जीन से रेगुलेट हो रही है। एंटीबॉडी का बेटा फॉर्मेशन होता है, उससे पहले बेटा क्लंप बनते वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। समझ रहे हो आप? क्योंकि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती हैं ये, ए और बी एंटीबॉडी एक दूसरे क्या होती है? अपोजिट। समझ रहे हो ना बेटा? अगला सुनिएगा, ये आपका ओ ब्लड ग्रुप, इसका बेटा जो प्लाज्मा होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पर बेटा ये कौन सी एंटीबॉडी है आपकी? एंटीबॉडी ए। और ये कौन सी एंटीबॉडी है? एंटीबॉडी बी। सुनो बेटा, एक मैं आपको थोड़ा चार्ट ड्रॉ करूंगा कि बेटा ये तो ब्लड ग्रुप है, कि बेटा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए का मतलब है बेटा आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन तो कौन सा है? बोलो बेटा, ए। यस और नो? और बेटा आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीबॉडी है वो कौन है? बोलो बेटा, बी। बट इसको अकेला बी मत लिखना, इसको आप लोग लिखना बेटा एंटी बी। ये बेटा जो बी ब्लड ग्रुप है
ये बेटा इसके अंदर बात करूं मैं एंटीजन का, तो एंटीजन कौन सा होगा बोलो बेटा बी। लेकिन मैं इसके अंदर बात करूं एंटीबॉडी का, तो एंटीबॉडी होगी बेटा एंटी ए। हां कि ना बेटा? बट एक बात मत भूलो, ये कहां होता है सरफेस पर, और ये कहां होती है प्लाज्मा में। मैंने पहले ही बताया है बेटा, एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर, एंटीबॉडी कहां होती है प्लाज्मा में। इधर ध्यान दीजिए, ए बी बेटा एंटीजन दोनों है बेटा, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई एंटीबॉडी नहीं है इसके लिए। ओ इसका जस्ट अपोजिट है कि यहां पर नो एंटीजन बट एंटीबॉडी दोनों होंगी, एंटी ए और एंटी बी। अब सुनो बेटा, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है। बेटा एक बात सुनना जरा, मैं आपको एक बात बोल दिया, एंटीजन का मतलब क्या होता है? एंटीजन उसको बोलते हैं जिसके आते ही हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट क्या बनने लगे? एंटीबॉडी। ठीक है बेटा, अब सुनो जरा, एंटीजन का एक मतलब बेटा पैथोजन भी होता है। जैसे मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करूं ना, तो एंटीजन पैथोजन को भी बोलते हैं। पैथोजन का मतलब फॉरेन पार्टिकल। सुनो बेटा, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो मेरी बॉडी में बेटा कौन सा एंटीजन है? एंटीजन ए। हां कि ना? अब यदि मुझे मिसमैच हो गया, मैं बीमार हुआ और मुझे बेटा बी ब्लड ग्रुप दे दिया गया, तो क्या बेटा मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो बी है? नहीं, मेरा तो कौन सा है? ए। लेकिन यदि मुझे बी दे दिया तो मेरी बॉडी में आपने कौन से एंटीजन को भेज दिया? बी को। क्या मेरी बॉडी में पहले बी एंटीजन है? नहीं। अब मेरी बॉडी की बेटा जो WBC है वो इसको क्या समझेंगी कि कोई पैथोजन आ गया, और बेटा उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बना देंगी और उस ब्लड का रिजेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो आप? मतलब मैं एक चीज बोल रहा हूं बेटा, ब्लड को जब डोनेट करते हैं या ब्लड को बेटा जब रिसीव करते हैं, तो बस एक बात का याद रखना कि कोई नया एंटीजन बॉडी के अंदर ना आ जाए। समझ रहे हो ना? नए एंटीजन को हमारी बॉडी लाइक एज ए पैथोजन कंसीडर करती है और उसके अगेंस्ट क्या बना देती है? एंटीबॉडी। जैसे मान लो बेटा मेरा ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है ना, तो मेरे अंदर एंटीजन कौन सा? ऑलरेडी बी। अब मुझे यदि मान लो बेटा किसका ब्लड दे दिया? ए का, तो ए एंटीजन तो मेरी बॉडी के लिए नया है कि नहीं है? तो मेरी जो बॉडी है बेटा उसके अगेंस्ट क्या बना देगी? एंटीबॉडी, और उस ब्लड का क्या कर देगी? रिजेक्शन। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए था और मुझे अभी ब्लड दे दिया ए बी का, तो एक एंटीजन तो मेरे सिमिलर है। अरे ए बी पर तो दोनों एंटीजन होते हैं ना, ए एंटीजन तो मेरे सिमिलर है, लेकिन क्या बी मेरे सिमिलर है? नहीं। तो उस बी को मेरी बॉडी क्या समझेगी? पैथोजन आ गया, और उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी? एंटीबॉडी, और रिजेक्ट कर देगी। समझ रहे हो? लेकिन यदि मुझे ओ ब्लड ग्रुप दिया, वो कुछ नहीं कहेगी मेरी बॉडी, क्योंकि ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है। मतलब ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो ओ जो है बेटा वो ब्लड को ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और खुद ओ को भी दे सकता है। इसको बेटा यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, बट अकेले ओ को नहीं बोलते। अभी मैं एक और बात करूंगा, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, वो क्या होता है मैं बताऊंगा, अभी इतना समझ लो। लेकिन बेटा सोचो, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है,
उसकी बॉडी में क्या बेटा, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई ये हेल्दी पर्सन, इसका ब्लड ग्रुप है भाई साहब ए बी, मतलब एंटीजन ए और बी दोनों है इसकी बॉडी में ऑलरेडी। अब इसको आपने ए ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ए एंटीजन आ रहा है, वो ऑलरेडी इसकी बॉडी में है बेटा, समझ रहे हो ना। मैंने क्या बोला कि कोई न्यू एंटीजन नहीं आना चाहिए। न्यू एंटीजन आया तो उसके लिए एंटीबॉडी बनेगी और ब्लड का रिजेक्शन हो जाएगा। अब मान लो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए भी है, अब इसको ए में ब्लड दिया, ये इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ए एंटीजन है, इसकी बॉडी इसको पैथोजन नहीं समझेगी। मान लो इसको ब्लड ग्रुप दिया बी ने, कोई दिक्कत नहीं है, बी एंटीजन ही तो आ रहा है, बी ऑलरेडी इसके अंदर है ही है। मान लो भाई साहब इसको मैं ब्लड दिलवा रहा हूं ए बी से, ए बी के पास कौन है, ए और बी, इसके पास ऑलरेडी ए बी है ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे न्यू एंटीजन नहीं आना चाहिए यार बेटा, इसको मैंने ब्लड दिलवाया ओ से, है इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो बिना एंटीजन के घूम रहा है। अरे मैं असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन करवाऊंगा और बोलूंगा कि ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्यों, देयर इज द नो एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, समझ रहे हो ना। अरे प्लाज्मा बोलते गलत हो जाएगा, क्योंकि एंटीजन की बात हमेशा कहां होगी, सरफेस पर, और एंटीबॉडी की बात कहां होगी, प्लाज्मा में, समझ रहे हो ना। तो ओ जो है बेटा ये इजीली दे सकता है, कोई एंटीजन ही नहीं है। मान लो बेटा ये कोई पर्सन, इसका नाम है ए, ये बेटा ए से ब्लड ले सकता है कि नहीं ले सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ए एंटीजन आ रहा है, ए इसके अंदर ऑलरेडी है, कोई न्यू एंटीजन नहीं आया, सक्सेस, कोई इश्यू नहीं है। मान लो भाई साहब ए बी से ब्लड दिलवा रहे हो, ले पाएगा क्या ब्लड को, नहीं, ए तो सिमिलर है बट बी एंटीजन नहीं है, रिजेक्शन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। मान लो बेटा अभी ए को ब्लड दिलवाया आपने बी से, नो, बी एंटीजन जाएगा, नया एंटीजन है, रिजेक्ट कर देगा। ओ से देंगे तो नो इश्यू, कोई एंटीजन ही नहीं है, ब्लड एक्सेप्टेड बेटा। तो समझ गए ना, ब्लड किस तरीके से बेटा डोनेशन या ब्लड डोनेट या रिसीव कैसे होता है। एक बात का याद रखना, बॉडी के अंदर न्यू एंटीजन नहीं आना चाहिए, समझ गए ना। न्यू एंटीजन को हमारी बॉडी लाइक एज ए पैथोजन समझती है, कोई बैक्टीरिया वायरस फंगाई कुछ नया आ गया हमारी बॉडी में, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, उसको साफ कर देगी, समझ गए इतना, कोई दिक्कत किसी को यहां तक। अब सुनो बेटा, एक बात और सुनिएगा जरा, पहले मैं थोड़ा सा एक चार्ट बता देता हूं कि कौन किससे ब्लड ले सकता है और कौन किससे ब्लड नहीं ले सकता। चलो बताना मुझे जरा बेटा, मान लो मैंने ब्लड ग्रुप लिख दिया ए बी, ओ लिख दिया, ए लिख दिया और बी लिख दिया। बताओ बेटा ए बी के बारे में कुछ बताओ ना, ए बी के बारे में कोई दिक्कत परेशानी है क्या, कोई परेशानी है बेटा, कोई परेशानी है बेटा, कोई दिक्कत। भिखारी नंबर 1 का सबसे ब्लड ले सकता है ना। अब सुनो ओ के बारे में बात करते हैं। ओ ओनली किससे ले सकता है, ओ से। ये तो किसी के बेटा इसकी बॉडी में तो किसी का भी ब्लड गया ना, ए का, बी का, ए बी का, वो एंटीजन ही जा रहा है और इस पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, ये किसी से ब्लड नहीं ले सकता। ये ओनली किससे ले सकता है, खुद से। समझ रहे हो ना क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि ओ के बॉडी में कोई एंटीजन है ही नहीं। अब जो भी ब्लड आएगा वो कोई ना कोई एंटीजन तो लेके आएगा, ओ के अलावा कोई भी आएगा एंटीजन लेके आएगा ना। अरे न्यू एंटीजन हमारी बॉडी को बर्दाश्त नहीं है।
अब सुनो बेटा, लेकिन O के बारे में एक बात बोलूं कि जो O है सही है कि गलत है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? श्योर? चलो, सही बात है गलत बात है? बोलो। खुद से तो सभी ले सकते हैं ना, सिमिलर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बी वाले की बात बता दो मुझे। एक बात बताओ, इस बी को मैं ए से ब्लड दूं तो ले पाएगा क्या? नहीं। बस एक बात याद रखना बेटा, कि बेटा न्यू एंटीजन नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, बॉडी को पसंद ही नहीं है। समझ में आया इतना? अरे बोलो ना। अब मुझे एक बात बताओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी ये क्यों गायब हुई? समझ में आया आपको? नहीं आया? और बता देता हूं, सुन लो। अब दोस्तों, कुछ भी पढ़ के आगे सेल में इनके गायब होने से एक तो एंटीजन का फॉर्मेशन इजी हो गया, इसके अलावा बेटा उस आरबीसी का सरफेस एरिया भी क्या हो जाता है? इंक्रीज। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। समझ रहे हो आप? साइटोस्केलेटन बनाते हैं ना ये। अरे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है कि नहीं दोनों? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब एक ने तो न्यूक्लियस को जकड़ा हुआ था। गोल्जी बॉडी खुद आपस में कॉम्प्लेक्स रहती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सिस्टेरनरी ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल। बाहर भगाओ उनको ताकि सेल जो है ना वो आराम से अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर ले, एक्सपैंड कर ले साइटोप्लाज्म के साथ। समझ रहे हो ना? और साइटोप्लाज्म जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो भाई साहब इस पर बड़े इजीली किसका फॉर्मेशन हो पाया? एंटीजन फॉर्मेशन। समझ रहे हो ना? अरे दोस्तों, सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं होता तो कहां एंटीजन लगाते हैं आप? एंटीजन लगाना था ना। अरे आप इतनी बड़ी मत समझो इस आरबीसी को। कल बताया था ना 7.5 माइक्रोन, बहुत स्मॉल है बेटा। कोई दिक्कत किसी को? अब एक बात और सुनना, एक ब्लड ग्रुप और है बेटा, बहुत खतरनाक वाला। एक और एंटीजन बेटा देखा, उसको अलग से पढ़ाऊंगा। उसका नाम होता है RH एंटीजन। जानते हो कि आप इसको? एक मंकी में देखा था ना, क्या नाम था उसका? अच्छा, ऐसी बात तो याद रहती है। देखो बेटा, अरे रिसर्च मंकी में ही नहीं होता, हमें भी होता है दोस्तों। कुछ भी मतलब, सबसे पहले यहां देखा 80% पॉपुलेशन में होता है बेटा। ये एनसीईआरटी का डाटा बोल रहा हूं। अब सुनो बेटा, बहुत सिंपल सी कहानी है। यदि RH एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं आप RH पॉजिटिव। ठीक है बेटा? और यदि RH एंटीजन क्या है बोलो बेटा? एब्सेंट, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो? RH नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल सुनिए जरा, यहां इधर ध्यान दीजिए। मान लीजिए बेटा ये आपकी आरबीसी वॉइस RH, इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा? A पॉजिटिव। समझ गए? A पॉजिटिव क्या समझ में आ गया क्या? चलो,
क्या नाम है इसका? ए नेगेटिव। नहीं आया समझ? अभी फीलिंग आ रही होगी ना पहली बार कि ए पॉजिटिव कब होता होगा, बी पॉजिटिव कब होता होगा ना। अभी और भी आएगी, रुक जाओ। इधर सुनो, सुनो। सबसे बड़ी दिक्कत तो जब आती है जब बच्चों ने ब्लड को पढ़ा 5 डेज मिनिमम। आई थिंक हमारा सेकंड लेक्चर है, आज खत्म कर देंगे। और 5 डेज पढ़ने के बाद भी उसको इरिथ्रोब्लास्ट फिटलिस समझ नहीं आएगी बीमारी क्या है, किसमें हो क्या रहा है। आप खुद आंसर कर दोगे और बिना बताए कर दोगे। सुनो इधर, मान ले बेटा बी एंटीजन और आर एच, क्या नाम है इसका? बी पॉजिटिव। यस और नो? चलो एक बात और बता दो लास्ट, फिर आपसे कोई बात नहीं करेंगे हम, ठीक है? इसका नाम बता दो बस, बोलो ना। ओ कौन है ये? पॉजिटिव। सही कह रहा हूं ना? नहीं कह रहा क्या? ठीक है, एक और बताओगे? क्या नाम है इसका? ये कौन है? ओ नेगेटिव। एक बात बताओ बेटा, मुझे जरा सोच के बताना भी है ना। चलो एक और बता दो, क्योंकि है ना वो बुरा मान रहा है बहुत देर से। कौन है ये? ए बी पॉजिटिव। श्योर? चलो मुझे एक बात बताओ बेटा, आपको एक बात तो पता है, कौन सी? कि बेटा ओ जो होता है इसको आप लोग क्या नाम दिए? यूनिवर्सल डोनर। क्यों नाम दिए? आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव की ओ नेगेटिव? ओ नेगेटिव क्यों? देखो बेटा मैंने क्या बोला कि कोई न्यू एंटीजन बॉडी में नहीं आना चाहिए। ओ पॉजिटिव के पास भी एंटीजन है RH, यस और नो? क्या ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है? नहीं। सुन रहे हो ना मेरी बात? नहीं समझ रहे? अरे मैं बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। मेरा एक कॉन्सेप्ट याद रखो बस मन में, कि बॉडी में कोई न्यू एंटीजन नहीं आना चाहिए। मान लो इधर देखो अब, अरे दोस्तों ये मान लो कोई बॉडी, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव। समझ रहे हो ना? मतलब इस बॉडी का सुपड़ा साफ है, कुछ ना है इसके पास, ना A है ना B है ना RH है। क्या मुझे आप एक बात बताओ, अब एक तो O वाला ओनली किससे ले सकता है? O से। लेकिन क्या इसको मैं O पॉजिटिव का ब्लड दे सकता हूं क्या? नहीं। O पॉजिटिव का मतलब है किसको लेके आ रहा है? RH एंटीजन को। और बॉडी के अंदर बेटा कोई न्यू एंटीजन नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो क्या बेटा यदि O ब्लड ग्रुप कौन है? यूनिवर्सल डोनर, तो क्या O पॉजिटिव हो सकता है? नहीं। कौन होगा? O नेगेटिव। क्योंकि O नेगेटिव ही तो बेटा वो ब्लड ग्रुप है जिसके पास में कोई भी एंटीजन नहीं है। और जब कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो इजीली बेटा, समझ रहे हो ना आप, कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो किसी की भी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। नहीं आया समझ?
कुछ हाथ पल्ले पड़ रहा है? नहीं। एक बात बोलूं, ठीक है भाई साहब? मतलब क्या समझ गए? किस किस को समझ में आ गई ये बात? और इसको नहीं आई वो दोबारा बताऊंगा, हाथ खड़े करो। जिसकी समझ में नहीं आया वो बताओ। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यार कोई है जिसकी समझ में नहीं आया हो? दोबारा बताऊं बेटा? ये बेटा एकदम जो रिप्रेजेंटेशन है ना, बिल्कुल सही है। ऐसा क्वेश्चन आ गया मान लो तो करते दोगे ना तुम सॉल्व? बस एक बात याद रखना कि कोई न्यू एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? चलो एक बात बताओ, यूनिवर्सल डोनर, अब बोलो बेटा ओ नेगेटिव। क्यों? नो एंटीजन, नो एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ कौन? अरे बोल दो जरा, आरबीसी। कुछ नहीं है इसके पास। लेकिन बेटा मैं बात करूं आपसे एबी की, तो इसको मैंने बोला कि ये कौन है? यूनिवर्सल सही लिखा है क्या मैंने? देखो बेटा एक बात, अब मुझे एक बात बोलो आप, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होगा? ए बी पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पता है ना आपको क्यों? समझ रहे हो ना? ए बी नेगेटिव होता ना तो ए बी पॉजिटिव वाले से ब्लड नहीं ले पाता। अरे नेगेटिव वाला ए बी नेगेटिव होता है, इसका मतलब इस पास में क्या नहीं है? आर एच एंटीजन। यस और नो? और जब इसको पॉजिटिव से ब्लड देते तो आर एच एंटीजन बॉडी में आता। अरे न्यू एंटीजन आता है कि नहीं आता? और न्यू एंटीजन को हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं करती। समझ रहे हो ना? इसका रीजन होगा बेटा नो एंटीजन नहीं, नो एंटीबॉडीज। इन कहां बोलो बेटा? प्लाज्मा। अरे एबी के अंदर कोई एंटीबॉडी थी क्या? नहीं थी। समझ गए? असरसन रीजन क्वेश्चन आया, गलत तो नहीं कर दोगे? एंटीबॉडी की बात किस में करूंगा? प्लाज्मा में। और एंटीजन की बात किस में करूंगा? आरबीसी की सरफेस पर। गौर से देख लेना बेटा क्वेश्चन को। समझ रहे हो ना? धज्जियां उड़ जाएंगे नहीं तो फिर। अब एक बात बताओ मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। चलो एक क्वेश्चन देखो आप, ये मैंने बनाया ना। एक और बात, ए बी पॉजिटिव, ठीक है, ए बी नेगेटिव, सही है कि गलत है? अरे बोलो ना, क्या ये ए बी पॉजिटिव नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? आर एच एंटीजन नया जा रहा है बॉडी में। समझ रहे हो ना? मतलब मैंने आपको एक बात बता दी कि नेगेटिव वाला जो है ना वो पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता, बट पॉजिटिव वाला नेगेटिव से ब्लड ले सकता है।
और इसी पर बेटा एक डिजीज है जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, जहां पर एक RH पॉजिटिव हस्बैंड की शादी या मेल की RH नेगेटिव किससे करा दी जाती है? फीमेल से। तो क्या कुछ होगा पता है ना आपको? मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ। एक बात यह समझ लो, इधर देखो बेटा, एक बात सुनो ना, ए बी कौन था? यूनिवर्सल रेसिपेंट था ना। उसमें भी बेटा कौन है यूनिवर्सल रेसिपेंट? ए बी पॉजिटिव। पता है ना सबको? अरे गलती तो नहीं करोगे अब? पॉजिटिव वाला नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, बट नेगेटिव वाला पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता। समझ में आ गया? अब भूलोगे तो नहीं? चलो भूल जाओ ना, तो थोड़ा सा एक केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट याद रख लेना। इलेक्ट्रॉन वही दे सकता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव वाला तो खुद ही भिखारी है। पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, अरे आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी है ना। पॉजिटिव वाला किसी को कुछ नहीं दे सकता है, पहले से भिखारी है। तो पॉजिटिव वाला क्या कर सकता है बेटा? ले सकता है। दे कौन सकता है? नेगेटिव वाला। तो ओ नेगेटिव कौन होगा? डोनर। और ए बी पॉजिटिव कौन होगा? रिसिपेंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो सुनो, ब्लड तो आपका बहुत पहले से बनने लग गया। जब आप कहां थे? यूट्रस के अंदर। और जरा क्वेश्चन पूछना तो जवाब देने दो। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है ना, हमारे ब्लड ग्रुप के लिए ऑलरेडी एंटीबॉडी बन चुकी थी जब हम लोग कहां थे? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ये बात जब हमारा बर्थ हो गया, हमको ब्लड डोनेशन की या ब्लड को रिसीव करने की नीड हो रही है, तो बस एक कॉन्सेप्ट याद रखते हैं कि कोई न्यू एंटीजन बॉडी के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि न्यू एंटीजन को हमारी बॉडी किसकी तरह आइडेंटिफाई करती है? पैथोजन की तरह। मैं क्या बोला? सुनो, अब इधर ध्यान दीजिए। अब एक बात आपके मन में यहां बिठा लो कि ये जो पॉजिटिव वाला है ना, ये सबसे ब्लड ले सकता है। पता है ना सबको? श्योर? अब देखो बेटा, एक डिजीज है, उसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये क्या है बेटा? इधर ध्यान दो। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। बेटा क्या होता है इसमें? इधर ध्यान दीजिए। वॉइस सुनिए मुझे गौर से। बेटा मान लो ये यूट्रस, और ये बेटा कोई फीमेल है। अरे फीमेल का ही होगा ना यूट्रस तो यार, किसी मेल में मत लो। इधर सुनो, ये फीमेल है बेटा। मान लो इसका ब्लड ग्रुप कुछ भी है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, बट वो नेगेटिव है। मतलब ये जो फीमेल है, इसका खुद का ब्लड ग्रुप RH क्या है? नेगेटिव। ठीक है बेटा, इस कंडीशन को याद रखना। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की कंडीशन है ये कि फीमेल कैसी है? RH नेगेटिव। और इसका बेटा ये यूट्रस, इसके अंदर बेटा ये बेबी है, और ये बेबी अटैच है अम्बिलिकल कॉर्ड से, और यहां पर है आपका प्लासेंटा। ठीक है, लेकिन बेटा ये जो फीटस है, इसके अंदर जो ब्लड होगा उसका नाम होगा फीटल ब्लड,
और आपको एक बात पता है, फीटस के अंदर जो ब्लड होता है ना, वो खुद का अपना होता है। अब मान लो बेटा, यदि इस फीटस का ब्लड ग्रुप कौन सा आ गया, RH पॉजिटिव, तो ये कब पॉसिबल रहा होगा कि भाई साहब इस फीमेल ने इस फीटस को जहां से कंसीव किया है ना, वो मेल कैसा रहा होगा, पॉजिटिव, पता है ना। अरे बेटा, यदि दोनों नेगेटिव होते तो पॉजिटिव आ सकता था क्या, नहीं। अरे करेक्टर तो बेटा पेरेंट्स के आएंगे ना, मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं। मैं ऑफिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूं बेटा, है ना। इधर ध्यान दो। तो यहां पर बेटा जो मेल है वो कैसा रहा होगा, RH पॉजिटिव। मतलब बेटा मैं ये कह दूं आपसे कि RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल, इन दोनों की भाई साहब शादी करा दी तो क्या होगा, सुनो। मैं पूरी मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, मैं रिजल्ट पे आ रहा हूं। रिजल्ट में क्या होगा बेटा, क्या हुआ इधर सुनो। RH पॉजिटिव मेल, RH नेगेटिव फीमेल। अब ये जो फीटस है बेटा, इसका ब्लड ग्रुप कैसा, RH पॉजिटिव। लेकिन आपको एक बात पता है, इस प्लासेंटा से कभी भी बेटा ब्लड जो होता है वो क्रॉस नहीं होता। यह बात एनसीईआरटी में इस चैप्टर में लिखी हुई है कि प्लासेंटा जो है ना बेटा, ये क्या करता है, फीटस का ब्लड इधर और बेटा जो मैटरनल ब्लड है वो इधर, एकदम सेपरेट होता है। समझ रहे हो ना। अगर बेटा सोचो जरा, यदि प्लासेंटा से ब्लड इधर उधर हो जाता तो ये RH पॉजिटिव ब्लड कहां पहुंच जाता, मदर के अंदर, और मदर की बॉडी में जाता तो मदर इसके लिए क्या बना देती, एंटीबॉडी। और आपको पता है प्लासेंटा से एंटीबॉडी का तो ट्रांसफर हो जाता है। जो इस RH पॉजिटिव के लिए जो एंटीबॉडी बनी होंगी यहां, वो अगेन वापस कहां आ जाती, फीटस के अंदर, और इसका साफ कर देती पूरे ब्लड को। समझ रहे हो ना। तो सुनो बेटा क्या हुआ कि RH पॉजिटिव कौन, मेल, RH नेगेटिव फीमेल, ये फीटस, इनका बेटा ब्लड एकदम सेपरेट रहता है। तो फर्स्ट डिलीवरी जो होती है ना वो तो नॉर्मल होती है, कोई दिक्कत नहीं है, इस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट बेबी का जो बर्थ है ना एकदम सेफ होगा। समझ रहे हो ना। क्यों हो रहा है सेफ, क्योंकि ब्लड बेटा क्रॉस नहीं होता प्लासेंटा से। मैं फिर कह रहा हूं, समझ रहे हो ना आप। अरे मैंने बोला ना आपको मेरी 2 दिन पहले क्लास में, वो गलत डायलॉग है मूवी का, तू मेरा खून है मार दे बेटा इसको। अरे खून हमारा खुद का होता है, वो मदर का नहीं होता। अब सुनो बेटा, लेकिन क्या होगा इधर देखिएगा कि ये कंडीशन यदि है बेटा, तो बेटा जो फर्स्ट बेबी है, कौन सा बेबी है, फर्स्ट बेबी, ये तो एकदम कैसा रहेगा, बोलो बेटा, सेफ, कोई दिक्कत नहीं है इसको। लेकिन बेटा ड्यूरिंग डिलीवरी, जब बेटा ये बेबी कहां आ रहा होगा, यूट्रस से बाहर, तो उस समय बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड काटना पड़ता है, सर्जिकल प्रोसेस होता है। तो उस समय बेटा क्या होता है कि बेटा बेबी का ब्लड और मैटरनल ब्लड क्या आ जाता है, कांटेक्ट में। तो बेटा ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी मिसमैचिंग हो जाएगी ब्लड की, यस और नो, मिसमैचिंग ऑफ ब्लड। ये बेबी का बर्थ तो सेफ हो गया, बट बेटा ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी मिसमैचिंग हो गई ब्लड की। जब ब्लड की मिसमैचिंग हो गई तो ये RH पॉजिटिव ब्लड जैसे ही बेटा मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आया, मदर की बॉडी में से RH पॉजिटिव ब्लड के लिए क्या बन गई, एंटीबॉडी। समझ रहे हो ना। अब सुनो बेटा, जब मिसमैचिंग हुई तो ड्यूरिंग द मिसमैचिंग बेटा एंटीबॉडी क्या बन चुकी, RH, मदर की बॉडी में बन गई ना बेटा। कैसे बनी, समझ में आ गया।
जब डिलीवरी हुई ब्लड मिक्स हुआ, मिसमैचिंग हुई, और मदर की बॉडी में बेटा एंटी आरएच या इस आरएच एंटीजन के लिए क्या बन चुकी है? एंटीबॉडी। समझ में आया? अब बेटा सुनिएगा, यदि ये मदर अब आगे सेकंड कंसीव करती है, बट बेटा एक बात ध्यान रखना, पार्टनर सिमिलर होना चाहिए, है ना? कहीं मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो यहां जो पार्टनर था ना पॉजिटिव, वही होना चाहिए। कि पार्टनर की मिसमैचिंग हो जाए तो दिक्कत होगी, है ना? सुनो इधर, यहां पर अगेन बेटा कौन है? RH पॉजिटिव मेल। ठीक है, सेकेंड प्रेगनेंसी की बात चल रही है बेटा, और ये यूट्रस, इसके अंदर ये कौन है? बोलो बेटा, बेबी। इतना बुरा डायग्राम बनाया है मैंने यार। ये मान लीजिए बेटा अगेन फीटस, ये बेटा प्लासेंटा। अब लेकिन एक बात याद रखना, इस मदर की बॉडी में बेटा यदि मान लो ये मदर की ब्लड वेसल्स है, तो यहां ब्लड होगा, इस ब्लड के अंदर और ब्लड के प्लाज्मा में ये कौन है? एंटी आरएच है कि नहीं है? अब बेटा ये जो फीटस है, इसका अगेन बेटा ब्लड कौन सा है? अरे बोलो ना, पॉजिटिव है ना, आरएच पॉजिटिव। अब सुनो, हो गया इसका खेल, अब दिन हो गए इसके पूरे। देखो अब क्या होगा कि भाई साहब फीटस का ब्लड आरएच पॉजिटिव, नेगेटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आरएच पॉजिटिव, और यहां पर इस आरएच के लिए क्या बन चुकी है? एंटीबॉडी। अरे ब्लड ही तो क्रॉस नहीं होता प्लासेंटा से, एंटीबॉडी तो होती है, और ये एंटीबॉडी बेटा फीटस के अंदर आ गई। समझ रहे हो ना? क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यस और नो? भाई साहब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, हीम बनेगा, ग्लोबिन बनेगा, पोरफायरिन से बिलिरुबिन बिलिवर्डिन बनेगा, और बिलिरुबिन बिलिवर्डिन की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है, येलो कलरेशन ऑफ आईज, नेल्स, स्किन, जॉन्डिस। तो पहले तो होगा बेटा सीवियर जॉन्डिस, आरबीसी कंटिन्यू बेटा डिस्ट्रक्ट हो रही है, भाई साहब एनीमिया, अरे डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, और ट्रीटमेंट नहीं कराया, लीड टू 1/1 का एक गड्ढा तैयार। इस बीमारी का नाम क्या है बेटा? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। समझ में आ गया? अरे क्यों ही समझ में आया? अब एक बात सुनना बेटा, वाइज, अब आप सोच रहे हो सर ये तो बेकार बात है, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? बेटा इसका एक ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ भी है कि हमको यदि पता लग गया, वो तो पता लग ही जाता है डायग्नोसिस से, कि मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बेटा मान लो यदि ये कंडीशन बन रही है डिजीज की, तो जैसे बेटा ये फर्स्ट डिलीवरी होती है ना, इसके तुरंत बाद एटलीस्ट बोलते 24 आवर के अंदर ही बेटा ये जो एंटीबॉडी बनी है ना, एंटी आरएच, इनके भी एंटी क्या दे दी जाती है बेटा? ड्रग या एंटीबॉडी दे दी जाती है, उनको बोलते हैं एंटी आरएच। मतलब उस आरएच एंटीबॉडी जो बनी है ना, इस आरएच के लिए जो एंटीबॉडी बनी है, वो इन एंटीबॉडी के क्या होती है? अगेंस्ट, इनको फिर वो न्यूट्रलाइज कर देती है। समझ रहे हो ना? लेकिन ये कब करना होता है? इमीडिएट ट्रांसफर करना होता है बेटा, इंजेक्ट करना होता है आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। समझ रहे हो ना?
24 आवर का नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। क्या लिखा हुआ बेटा? इमीडिएट ट्रांसफर, या बहुत अर्ली या सुन ट्रांसफर करना होता है। कोई दिक्कत किसी को? सुनो बेटा, क्या करना है? बेटा दोबारा बताऊं क्या? कुछ हाथ पल्ले पड़ रहा है? क्या चल रहा है? नहीं। एक बात याद रखना बेटा, इस प्लासेंटा से कभी ब्लड क्रॉस नहीं होता है ना, क्योंकि ब्लड क्रॉस होता ना तो यही नहीं बचता जिंदा, यही खत्म हो लेता। अब बेटा आपका आंसर मिल गया आपको। चलें आगे। सुनो बेटा इधर, इसका बेटा ट्रीटमेंट क्या है? दिया हुआ है एनसीईआरटी में, क्या है बोलो ना? ट्रांसफर ऑफ एंटी-आरएच आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। जैसे बेटा पहला बच्चा हुआ ट्रांसफर कर दो इनको। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी? अब सुनिए बेटा, इसके बाद इसमें एक और टॉपिक है जिसका नाम है बेटा कोगुलेशन ऑफ ब्लड। उसको और देख लेते हैं, फिर लिम्फ रह जाएगा। और लिम्फ आई थिंक 20 मिनट्स का है बेटा, 20-30 मिनट्स का है। और मैं लिम्फ को 12th क्लास का एक चैप्टर बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उससे भी रिलेट करूंगा। तो मैं कल की क्लास में, कल क्लास है क्या मेरा? नहीं है। जब कभी हो तो मैं कल की क्लास में, एक तो बेटा मतलब जब कभी नेक्स्ट क्लास आएगी तो आप मेंटली इतना प्रिपेयर हो गया ना, मैं ब्लड कोगुलेशन को पढ़ाऊंगा बेटा अभी, तो क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें और लिम्फ को पढ़ाऊंगा। इधर देखो बेटा, एक प्यारा सा टॉपिक है, उसका नाम है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। थोड़ी देर रुक जाओ बेटा। इधर सुनिए बेटा, बस देखो बेटा, कोगुलेशन ब्लड का मतलब बेटा मैं सिंपल से बोलूं तो ब्लड क्लॉटिंग भी आप इसको बोल सकते हो। कैसे होती है बेटा? देखो बहुत इजी वे में पढ़ना है, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना। इधर सुनो, हमारी बॉडी में बेटा 2 टाइप की इंजरी हो सकती हैं। या तो हो सकती है बेटा एक्सटर्नल इंजरी, या बेटा इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, या इंटरनल क्या हो सकती है? इंजरी। समझ लो बेटा, अरे बॉडी के अंदर भी तो हो सकता है, बाहर सुपरफिशियल दिख रहा है एक्सटर्नल इंजरी, बॉडी के अंदर हो तो वो इंटरनल इंजरी। एक्सटर्नल इंजरी जब होती है बेटा तो होती तो बेटा प्लेटलेट्स ही है, लेकिन इनका नाम होता है एक्जो थ्रोम्बो प्लास्ट थ्रोम्बोब्लास्टिन। और बेटा इंटरनल इंजरी की जब बेटा बिगिंस होता है कोगुलेशन का, तो याद रखना बेटा ये डायरेक्ट किससे होता है? बोलो बेटा, प्लेटलेट्स से। लेकिन मैकेनिज्म यहां से आगे बेटा सिमिलर है। बेटा क्या होता है? ये प्लेटलेट्स और ये एक्जो थ्रोम्बोप्लास्टिन ये बेटा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्शन कर जाती हैं।
react with plasma protein. और बेटा यहां पर एक आयन इनका हेल्प करेगा जिसका नाम होता है Ca+2 कैल्शियम। फिर क्या होता है बेटा, जब ये प्लेटलेट्स प्लाज्मा प्रोटीन से रिएक्ट करती हैं, कैल्शियम आयन हेल्प करता है, तो एक सबस्ट्रेट बनता है बेटा, उसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। अब ये क्या करता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये कैसा होता है बेटा, इनएक्टिव। इसको कन्वर्ट कर देता है किस में बोलो बेटा, थ्रोम्बिन में। और बेटा जी ये कैसा होता है, आपका एक्टिव फॉर्म में होता है। अब ये बेटा क्या करेगा, एक बात बस याद रखना, यहां पे एक आपका क्लॉटिंग फैक्टर होता है बेटा 13 और एक Ca+2, इसकी हेल्प लेता है यहां पे। और ये क्या करता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो फाइब्रिनोजन है, इसका नेचर होता है बेटा सॉल्यूबल वाटर के अंदर बहुत इजीली, और इसको बेटा ये बदल देता है फाइब्रिन में, जो कैसा होता है, इनसॉल्यूबल। बस बेटा, और ये जो फाइब्रिन होता है, इसी की फॉर्म में कौन होता है बोलो बेटा, क्लॉट। सुनो बेटा जी, 3 क्वेश्चन याद रखना यहां पे कि बेटा वो कौन सा आयन है जो हेल्प करता है इस काम में, कैल्शियम+2। बहुत बार पूछा गया है, ब्लड कोगुलेशन के अंदर कौन वर्क करता है बेटा, कैल्शियम+2। ब्लड बेटा क्लॉट जो होता है वो मेनली किसका बना होता है, फाइब्रिन का। पता है आपको। एक बात और याद रखना बेटा, ये क्लॉटिंग फैक्टर वेक्टर कौन कौन से होते हैं, 13 14 कुछ याद मत रखना, बस इतना याद रख लेना कि जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना बेटा, इनकी मैकेनिज्म में एक विटामिन होती है, उसका नाम होता है विटामिन के, वो बहुत हेल्पफुल होती है। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना विटामिन के, ये दे रखा है डाइजेशन के अंदर। विटामिन के को कौन बनाता है, बताया किसी को बेटा, याद करो, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है इकोलाई, याद है ना आपको। तो बेटा 3 क्वेश्चन बस यहां याद रखना, कौन कौन सा, एक तो याद रख लो हेल्पफुल आयन इन कोगुलेशन, उसका नाम क्या है, Ca+2। एक बेटा हेल्पफुल विटामिन, उसका नाम होगा विटामिन के। और एक बात ये याद रख लेना लास्ट में कि जो क्लॉट है बेटा, इसके अंदर एक तो कौन होता है, फाइब्रिन, इसके साथ साथ बेटा डायरेक्ट अरेंजमेंट किसका भी होता है, प्लेटलेट्स का। बस हो गया बस। ठीक है बेटा, बहुत है आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।